टोरंटो का पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां हर दिन करोड़ों का माल आता जाता है। इतनी हलचल रहती है कि पूरा सिस्टम बिना रुके चलता है। सुबह, शाम, रात, कभी रुकता ही नहीं। अब सोचो, अगर कोई चोरी करने की सोचे तो वहां इतना सामान रखा रहता है जैसे कोई बच्चा किसी बहुत बड़ी मिठाई की दुकान में घुस जाए। लेकिन इस मिठाई की दुकान की रखवाली कर रहे थे 100 से ज्यादा पुलिस वाले और एयरपोर्ट की कड़ी सिक्योरिटी, और फिर भी चोरी हो रही थी। 1980 के आखिरी सालों में पुलिस को एक हैरान कर देने वाली सच्चाई का पता चला। पूरा माल गायब हो रहा था, और ये कोई आम चीजें नहीं थी। हर बार लाखों की कीमत वाला सामान गायब होता। जो सामान चोरी हुआ वो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। कैनन के महंगे कैमरे, फुजित्सु की हार्ड डिस्क, कोडैक के सारे त्योहारी सीजन वाले कैमरे, नाइकी के ब्रांडेड कपड़े और बनाना रिपब्लिक की पूरी गर्मियों की कलेक्शन। जांच में सामने आया, अब तक करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान चोरी हो चुका था। एक अफसर ने कहा, अगर कोई चीज ज्यादा दिन तक रखी रह जाती थी तो समझ लो अगली बार वो गायब ही मिलने वाली थी। एयरपोर्ट प्रशासन ने एक खास टीम बनाई ताकि ये पता लगाया जा सके कि चोर इतने कड़े पहरे को कैसे पार कर रहे थे। एयरपोर्ट के चारों तरफ ऊंची बाड़ थी, उसके ऊपर कांटेदार तार, हर कोने पर कैमरे, हर गेट पर गार्ड खड़े रहते थे और हर अंदर आने वाले की पहचान चेक होती थी। कोई बाहरी आदमी अंदर घुस भी नहीं सकता था। फिर भी माल गायब हो रहा था। पुलिस ने कई साल तक जांच की, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। हर कुछ दिन में कॉल आती, हमारा सामान गोडाउन से गायब हो गया है, शायद चोरी हुई है, क्या आप 1 हफ्ते पहले की चोरी का पता लगा सकते हैं? मुसीबत ये थी कि गोडाउन में काम करने वाले सभी लोग आपस में बहुत पुराना ताल्लुक रखते थे। कोई बाहर वाला जरा सा भी पूछताछ करता तो वो लोग तुरंत शक करने लगते। पुलिस ने बाजार जैसी निगरानी की तरकीबें भी आजमाई, जैसे दूर से नजर रखना, गाड़ियों में छुपना, लेकिन एयरपोर्ट जैसी खुली जगह में छिपना नामुमकिन था। एयरपोर्ट सर्वेलेंस और जांच कई महीनों तक चलती रही और आखिरकार पुलिस एक नतीजे पर पहुंची। ये काम किसी आम चोर का नहीं हो सकता, ये सब एक अंदरूनी गिरोह का काम है। इस नेटवर्क में शामिल होने के लिए बहुत कुछ जानना जरूरी था। कब कौन सी फ्लाइट उतरती है, किस सामान का पेपर वर्क कहाँ है, गोडाउन के अंदर का सिस्टम, सिक्योरिटी वालों से पहचान, सुपरवाइजर और मैनेजर्स से सेटिंग और सही ट्रक ड्राइवर तक पहुंच। पुलिस का कहना था, ये काम कोई एक इंसान नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। ना कोई गैंग, ना कोई माफिया, ये सब एक अकेले ट्रक ड्राइवर का काम था। उस ट्रक ड्राइवर का नाम था होआ लाम ओंग, जो वियतनाम से 1980 के आखिर में कनाडा आया था। जब वो टोरंटो पहुंचा उसके पास सिर्फ $50 थे, लेकिन दिल में था एक सपना, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। बाहर से वो बहुत ही खुशमिजाज और सीधा साधा लगता था। जहां भी जाता मुस्कुराता हुआ दिखता, इसलिए सबने उसे प्यार से नाम दिया, स्माइली। एशियन कम्युनिटी में वो जल्दी घुल मिल गया और फिर एक दिन बुद्धिस्ट मंदिर में उसकी मुलाकात हुई टेरेसा पैंग से, जो खुद भी वियतनाम से आई थी। दोनों की बॉन्डिंग गहरी हुई और कुछ ही वक्त में उन्होंने शादी कर ली। स्माइली अब टेरेसा के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने लगा। उसने टेरेसा के बेटे बेनी को भी अपनाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। टेरेसा पैंग, जो पियर्सन एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में एक कंपनी में काम करती थी, यहीं से स्माइली की नज़र उस दुनिया पर पड़ी जहां हर दिन करोड़ों का सामान आता जाता था। टेरेसा ने उसे एक दूसरी कंपनी में नौकरी दिलवाई, बेस्ट चॉइस, जहां उसकी जिम्मेदारी थी एयरपोर्ट से माल उठाकर शहर की अलग अलग कंपनियों में पहुंचाना। लेकिन असलियत ये थी, पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद भी वो सिर्फ $400 कमा पा रहा था। स्माइली को भी वही सपना था जो हर आम इंसान को होता है, कुछ बड़ा करना है, जल्दी अमीर बनना है। जब जेब में पैसा ना हो और सपना बहुत बड़ा तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। स्माइली ने सोच लिया, अगर रोज मेरे ट्रक से लाखों का माल जाता है तो उसमें से थोड़ा सा भी मेरे पास आ जाए तो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन एयरपोर्ट का माल उठाने का सिस्टम बहुत सख्त था। हर वर्कर को आईडी पास पहनना पड़ता था और स्माइली को सिर्फ गोडाउन के एक छोटे हिस्से तक ही जाने की इजाजत थी। वो समझ गया, सामान तक पहुंचने का एक ही तरीका है, अंदर के लोगों को अपने साथ मिलाना। यहीं से शुरू हुआ स्माइली का असली खेल। वो बहुत चालाक था, बात ऐसे करता जैसे सबका पुराना दोस्त हो। वो एयरपोर्ट में जहां भी जाता लोगों से बात करता, दोस्ती करता, ध्यान रखता कि कौन पैसों की तंगी से परेशान है। धीरे धीरे उसने ऐसे लोगों की पहचान कर ली जो थोड़े पैसे के बदले कुछ भी करने को तैयार थे। कभी किसी को एक फ्रोजन लॉबस्टर का बॉक्स देता और कहता,
अगली बार मिलूं तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। स्माइली रोज की तरह ऑफिशियल काम से एयरपोर्ट आता, बिल्कुल लीगल डिलीवरी लेने के लिए। ट्रक में पहले से 3 से 4 माल के पैकेट लोड होते। फिर वो एक वर्कर के पास जाता और कहता, अगर एक एक्स्ट्रा पैकेट और रख दोगे तो तुम्हारे लिए कुछ तोहफा रखा है। और वो वर्कर, जो अब तक स्माइली की बातों और छोटे मोटे तोहफों का आदी बन चुका था, ना नहीं कह पाता। इस तरह हर कानूनी डिलीवरी के साथ एक गैर कानूनी माल भी निकलता था। ना कोई कैमरा पकड़ पाता, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड समझ पाता। स्माइली जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका नेटवर्क और उसकी चोरी की चालें और परफेक्ट होती चली गईं। अब स्माइली हर बार जब भी एयरपोर्ट से सामान उठाने जाता तो अपनी लीगल डिलीवरी के साथ एक और पैकेट चोरी से ट्रक में रखवा लेता और उस वर्कर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश थमा देता। शुरुआत में ये पेटी चोरी जैसा लगता था, लेकिन स्माइली एक एक बचाए हुए पैसे को अपने धंधे को बड़ा करने में लगा रहा था। अब उसके पास माल था, लेकिन सवाल ये था, अब बेचेगा किसको? शुरुआत में स्माइली खुद ही खरीदार ढूंढता था। वो सामान बेचता था छोटी दुकानों को, फ्ली मार्केट्स वालों को, कंप्यूटर रिपेयर वालों को और कपड़ों की लोकल दुकानों को। उसके कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स थे और वहीं से उसका छोटा सा क्राइम नेटवर्क धीरे धीरे एक मिनी एम्पायर बनता चला गया। अब स्माइली सिर्फ कैश में डील करता था। उसकी जेब में हमेशा 50 और $100 के बंडल रहते। लोग कहते, ये वही बंदा है जिसके पास हमेशा पैसा रहता है। और यही पैसा एयरपोर्ट वर्कर्स को मोटिवेट करता था स्माइली को एक्स्ट्रा माल देने के लिए। जैसे जैसे स्माइली का धंधा बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसे एक नई परेशानी सामने दिखने लगी। हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं बिकती। कुछ चीज़ें बल्कि होती थीं, जैसे कपड़ों के पैकेट। 80 जीन्स के सेट को एक दिन में बेचना मुश्किल था जब तक कोई बड़ा खरीदार ना हो। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरे, हार्ड ड्राइव पलक झपकते ही बिक जाती थी। स्माइल ने समझ लिया था, अब सिर्फ चोरी करना काफ़ी नहीं है, बल्कि क्या चोरी करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पर काम आई टेरेसा पैंग। टेरेसा पियर्सन एयरपोर्ट में कार्गो हैंडलिंग का काम करती थी और उसके पास थी वो हर जानकारी। कौन सी फ्लाइट कब आ रही है, उसमें क्या क्या माल है और वो सामान कहाँ रखा जाएगा। स्माइली के लिए टेरेसा एक जैकपॉट साबित हुई। वो अब स्माइली को पहले ही बता देती थी क्या आने वाला है, कब आने वाला है और कहाँ रखा जाएगा। अब टेरेसा और स्माइली एक टीम बन चुके थे, जैसे किसी कंपनी के 2 को-फाउंडर्स। वो दोनों हर बार डिस्कस करते, प्लान बनाते और जानते थे कि अगर ये काम आगे बढ़ाना है तो उन्हें साथ रहना पड़ेगा। टेरेसा जो भी जानकारी देती, स्माइली उसे बहुत ध्यान से पढ़ता। वो देखता कौन सा माल किस गोडाउन में रखा जाएगा। फिर वो उस गोडाउन में काम करने वाले लोगों की लिस्ट बनाता ताकि तय कर सके किसे पैसे से मना सकता है। वो प्लानिंग करता था कौन वर्कर किस शिफ्ट में होगा और उस वक्त कौन सा माल रखा जाएगा। उसके पास अब एक कोर ग्रुप था जो किसी भी दिन 5 से 10 लोग हो सकते थे, सिर्फ चोरी को अंजाम देने के लिए। अब उसने एक्सपेंसिव, हाई डिमांड वाले माल को ही निशाना बनाना शुरू किया और एक पैकेट चुरवाने के लिए वो $10,000 तक देने को तैयार था। गोडाउन के अंदर काम करने वाले लोग उसे बताते, आज ये माल आया है, इसी पर हाथ मारो। स्माइली का नेटवर्क अब इतना बड़ा और मजबूत हो गया था कि उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। जब कोई अकेला आदमी इतने बड़े सिस्टम से इतना पैसा कमाने लगे तो जाहिर है बड़ी निगाहें भी उस पर टिक जाती हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बड़ी गैंग्स को भी ये बात पता चल गई थी कि स्माइली एक ऐसा धंधा चला रहा है जो बहुत मुनाफे वाला है। उनकी तरफ से एक साफ संदेश आया, अगर हमसे टकराओगे तो जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। स्माइली को मजबूरी में एयरपोर्ट के अंदर काम करने वाले कुछ खास लोगों को हर महीने पैसे देने पड़े ताकि कोई उसके रास्ते में ना आए और उसका काम बिना रुकावट चलता रहे। अब जब स्माइली का सिस्टम पूरी तरह सेट हो चुका था तो उसने अगला कदम उठाया। उसने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी अपने सौतेले बेटे बेनी पैंग को दे दी। अब उसे ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जिन पर वो पूरा भरोसा कर सके और जो तेज़ी से उसका चोरी का माल बेच सकें। स्माइली ने बेनी को काम सौंपा, कंप्यूटर के सामान को आगे बेचने का। बेनी रोज़ दुकानदारों से मिलता और खुद को एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर बताता जो सस्ते दामों पर हार्ड ड्राइव बेचता है। उसने बहुत सारा माल बेच दिया और लोगों को लगा कि वो किसी सही और कानूनी कंपनी से सौदा कर रहे हैं। स्माइली ने पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया था जैसे कोई असली बिजनेस हो। वो बिजनेस कार्ड्स और इनवॉइस तक छपवा चुका था। बेनी अब सबको जो नाम से मिलता था। इसी नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में उसे लोग पहचानने लगे थे, जो हार्ड ड्राइव। बेनी की बिक्री अच्छी चल रही थी,
लेकिन स्माइली जिस रफ्तार से चोरी कर रहा था, बेनी उतनी तेजी से सामान बेच नहीं पा रहा था। स्माइली का सिस्टम इतना मजबूत था कि रोज नया माल ट्रक से अंदर आता जा रहा था, लेकिन बाहर निकलने में वक्त लग रहा था। धीरे धीरे माल जमा होता गया और वेयर हाउस में रखने की जगह कम पड़ने लगी। किसी पब्लिक गोदाम में रखना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए स्माइली ने शहर के बाहर 2 घर खरीद लिए। अब वो घर माल रखने की जगह बन चुके थे। हर कोना भरा हुआ था चोरी के माल से। इससे न सिर्फ उसे माल स्टोर करने की जगह मिली, बल्कि चोरी का पैसा अब कानूनी निवेश की तरह दिखने लगा। अब पैसे घरों में लगे थे और आगे चलकर मुनाफा भी आने वाला था। जब नए पड़ोसी पूछते कि वो क्या काम करता है, तो स्माइली मुस्कुरा कर कहता, मैं सामान उठाने लाने का काम करता हूं, बस। वो इतना मिलनसार था कि किसी को कभी उस पर शक नहीं हुआ। अब स्माइली ने अपना ऑपरेशन सिर्फ एक गोदाम तक नहीं, बल्कि पूरे पियर्सन एयरपोर्ट में फैला दिया था। उसका सोचने का तरीका था, जितना ज्यादा माल हाथ लगे उतना ज्यादा कमाओ। अब स्माइली का नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी माल चोरी गैंगों में गिना जाने लगा। उसने एक आदमी के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन अब वो अकेला आदमी नहीं था, बल्कि एक पूरा अंडरवर्ल्ड नेटवर्क चला रहा था। स्माइली के पास अब माल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन असली चुनौती ये थी कि उसे बेचने के लिए खरीदार नहीं मिल रहे थे। और तभी उसने अपना रुख मोड़ा अपने धार्मिक विश्वास की तरफ। उसने चीन से एक बौद्ध साधु को बुलाया और अपने दोनों घरों में पूजा के लिए एक एक कमरा बनवाया। ये कमरे बिल्कुल साफ सुथरे थे। उनमें चोरी का एक भी सामान नहीं रखा गया था। बस पूजा होती थी और दीवारों पर बड़ी खूबसूरती से हजार डॉलर के नोट फ्रेम में लटकाए गए थे। वो धन के लिए प्रार्थना कर रहा था और शायद उसकी प्रार्थना सुन ली गई। थोड़े ही समय बाद स्माइली को रास्ता मिल गया, ईबे के जरिए। उसने बेनी से कहा, एक नया ईबे खाता बनाओ। अब वो सारा सामान, कपड़े, कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ऑनलाइन बेची जा सकती थीं, बिना किसी को सामने मिले। ये उनके लिए किसी सपने जैसा था। चोरी का माल बेचने वालों के लिए ये एक तरह से पैसे छापने का लाइसेंस बन गया था। और सबसे बड़ी बात, इसमें पहचान छुपाना आसान था। ईबे पर जिन नामों से सामान बेचा जाता था, वो सब नकली नाम थे। क्रेडिट कार्ड और पते भी फर्जी थे। अब स्माइली ने अपने घर को एक छोटा सा ऑनलाइन गोदाम बना दिया था। बेनी पूरा ऑनलाइन काम संभालता, क्या बेचना है, कितने में बेचना है। टेरिसा पैकिंग और डिलीवरी का सारा काम देखती थी। पूरा सिस्टम एक छोटे ऑर्डर वाले बाजार की तरह चलने लगा था। कुछ ही महीनों में लगभग 19,000 ऑर्डर पूरे किए गए। हर दिन हजारों डॉलर का माल बिका और रोज नए नए चेक और नकदी उनके घर पहुंचने लगी। स्माइली के पास अब बहुत पैसा था, लेकिन उसने कभी दिखावा नहीं किया, न कपड़ों से न गाड़ी से। स्माइली दिन में अपनी पहचान बिल्कुल साधारण रखता था। वो अब भी एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ रहता, लोगों से मिलता जुलता, और ऐसा लगता जैसे कुछ बदला ही नहीं। लेकिन असल खेल शुरू होता था रात के समय। हर रात स्माइली एक खास जगह जाता था, कसिनो। लेकिन वो वहां मजे के लिए नहीं जाता था, बल्कि अपने काले पैसे को सफेद करने के लिए। वो वहां नकद पैसा लेकर जाता, जैसे $2,000। फिर थोड़ी देर खेलता, जानबूझकर कुछ $100 हारता, जैसे $300 या $400। फिर बाकी पैसे कसिनो से वापस लेता, और वो पैसे अब कानूनी और रिकॉर्ड पर साफ पैसे बन चुके होते थे। जब वो पैसे रिक्लेम करता, उसे नकदी मिलती थी, $20 और $50 के नोटों में। इस तरह स्माइली का काला कारोबार अब एक वैध व्यापार जैसा दिखने लगा था, जिसमें माल भी बेचा जा रहा था और पैसा भी साफ होकर वापस आ रहा था। स्माइली के लिए एयरपोर्ट के अंदर काम करने वाले हर एक कर्मचारी की वफादारी बहुत ज़रूरी थी, और इसके लिए उसने एक खास तरीका अपनाया। वो उन्हें रात में बाहर ले जाता, ऐसी जगहों पर जहां लोग मौज मस्ती करने जाते हैं, और पूरे खर्चे की जिम्मेदारी खुद उठाता। जो भी उसके साथ जाता, वो उसे एक सच्चा और बड़ा दोस्त समझने लगता। वो ऐसा माहौल बना चुका था जैसे कोई कंपनी काम कर रही हो, जहां हर आदमी का रोल तय हो। हर काम, हर रिश्ता और हर हिस्सा एक सधे हुए सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। अब स्माइली को यह धंधा करते हुए 13 साल बीत चुके थे, लेकिन पुलिस आज तक उस असली आदमी तक नहीं पहुंच सकी थी। जांच करने वाले अफसर एयरपोर्ट में छुपकर नजर रखते, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। जो सामान उठाया जा रहा है, क्या वो असली डिलीवरी है या हमारी आंखों के सामने चोरी हो रही है? एक वेयर हाउस में किसी भी दिन 300 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, और उनमें से किसी एक को पकड़ना किसी सुई को ढूंढने जैसा था। असल बात यह थी, पूरे सिस्टम की रचना सिर्फ एक आदमी ने की थी। जब तक वो सिस्टम चलता रहता, उसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था।
स्माइली का नाम, उसकी पहचान और उसका असली काम, हर चीज़ जांच से बाहर थी। और फिर नवंबर 2001 में पुलिस को पहली बार ऐसा सुराग मिला जिससे उन्हें स्माइली तक पहुंचने की एक उम्मीद नजर आई। एक दिन स्माइली ने एक पैकेट चोरी किया जिसमें कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स थीं। जैसे ही उस चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस ने उन हार्ड ड्राइव्स के सीरियल नंबर एक नए कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिए। अब यह सिस्टम पूरे देश के लिए एक्टिव था। अगर कनाडा के किसी भी कोने में वो सीरियल नंबर दिखाई देते तो सिस्टम उन्हें तुरंत पकड़ लेता। अब तक स्माइली आंखों से बचता रहा था, लेकिन यह डिजिटल सिस्टम उसकी नज़रों से तेज था। एक हफ्ते बाद बेनी पैंग ने वही हार्ड ड्राइव्स बेच दी जो स्माइली ने एयरपोर्ट से चोरी की थी। उसने ये सामान एक कंप्यूटर पार्ट्स की कंपनी को बेचा था, लेकिन उसी हफ्ते उस कंपनी का वेयरहाउस भी लूट लिया गया और जो हार्ड ड्राइव्स चोरी हुईं वो वही थीं जो बेनी ने बेची थी। जब पुलिस ने उन ड्राइव्स के सीरियल नंबर्स को अपने नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम में डाला तो सब कुछ साफ हो गया। ये वही सामान था जो पियर्सन एयरपोर्ट से चोरी हुआ था। ये पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब पहली बार यह साफ हुआ कि चोरी कहाँ से हो रही है और बिक कहाँ रही है। पुलिस ने उस कंप्यूटर कारोबारी से पूछताछ की। सवाल किया, यह सामान तुमने किससे खरीदा? उसने सिर्फ एक नाम बताया, जो, और एक पेजर नंबर दिया। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया तो जो नाम सामने आया वो था बेनी पैंग। यही वो पल था जिसने स्माइली के पूरे एम्पायर में पहली दरार डाल दी। अब बेनी पर दिन रात निगरानी रखी जाने लगी। पुलिस ने देखा वो पूरे शहर में घूम रहा था, पार्किंग लॉट्स में गाड़ियों से सामान उतार रहा था, वेयरहाउस जा रहा था और जगह जगह सामान की डिलीवरी कर रहा था। फिर एक दिन पुलिस ने एक गैराज का दरवाज़ा खुलते देखा और जो देखा वो चौंकाने वाला था। गैराज के अंदर हर तरफ महंगा सामान भरा पड़ा था, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांडेड कपड़े, कैमरे, और उस घर का मालिक कौन था? हुआ लाम ओंग, यानी स्माइली। लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक अरेस्ट नहीं था, वो पूरा नेटवर्क ढूंढ रहे थे। उन्हें वो हर कड़ी चाहिए थी जो बता सके ये माल कहाँ से चुराया गया, इसमें कौन कौन शामिल था और सामान कहाँ कहाँ बेचा गया। निगरानी स्माइली को उस जगह तक लेकर गई जहां से उसने सब कुछ शुरू किया था। बेस्ट चॉइस शिपिंग कंपनी, वहीं से सारे धागे जुड़ रहे थे। ठीक 13 साल बाद 13 दिसंबर 2001 को पुलिस ने अपना सबसे बड़ा एक्शन लिया। सबसे पहले बेनी पांग को एक स्टोरेज फैसिलिटी पर पकड़ा गया। पुलिस को पूरा यकीन था अब इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर पुलिस पहुंची स्माइली और उसकी पत्नी टेरेसा के घर। जब दरवाज़ा खुला तो दोनों घर के कपड़ों में खड़े थे, हैरान, चुप, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ आ गया था अब खेल खत्म हो चुका है। जब पुलिस ने अंदर कदम रखा तो हर कमरे में सिर्फ एक ही चीज़ थी, चोरी का माल। इतना सामान कि चलने की भी जगह नहीं बची थी। कोई नीचे से चिल्लाया, नीचे आओ, ये कमरा देखो। तो ऊपर से आवाज़ आई, तुम ऊपर आओ, यहाँ भी यही हाल है। हर तरफ महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांडेड कपड़े, बड़े बड़े बॉक्सेस और नोटों की गड्डियाँ पड़ी थीं। ये कोई घर नहीं था, ये एक पूरा चोरी का गोदाम था। सिर्फ सामान ही नहीं, हर जगह कैश भी पड़ा हुआ था। एक डिज़ाइनर वॉलेट से $80,000 निकले। नाइट टेबल के नीचे, बेनी के कमरे में, हर दराज में, कहीं भी हाथ डालो नोट निकलते थे। पुलिस ने कुल मिलाकर $1.2 मिलियन नकद बरामद किया। स्माइली ओंग, उसकी पत्नी टेरेसा और बेटा बेनी पैंग, तीनों को चोरी का सामान रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन ट्रायल से पहले स्माइली ने एक डील की पेशकश की। उसने कहा, मैं सब कबूल करता हूं, बस टेरेसा और बेनी को छोड़ दो। स्माइली ने खुद पूरी जिम्मेदारी ली, बोला कि यह सारा प्लान सिर्फ उसी का था। उसने पुलिस की मदद की और $6 मिलियन की नकदी और संपत्ति सरकार को सौंप दी। मार्च 2004 में स्माइली ओंग को सिर्फ 2 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उस एक गिरफ्तारी से पियर्सन एयरपोर्ट की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। स्माइली के पकड़े जाने के बाद से एयरपोर्ट पर कभी कोई बड़ा थेफ्ट नहीं हुआ। स्माइली ओंग एक ऐसा इंसान था जिसने एक गैर कानूनी धंधे को इतने स्मार्ट तरीके से चलाया कि वो एक असली कंपनी जैसा लगने लगा। उसका सिस्टम इतना मजबूत था कि शायद बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल भी उसका बिजनेस प्लान अप्रूव कर देता। उसने हर रिश्ते को निभाया, हर सिस्टम को संभाला और 13 साल तक कानून की आंखों से दूर रहा। उसके लिए डर तो बनता है, पर जो उसने बनाया उसके लिए थोड़ा सम्मान भी। अगर ये केस आपको चौंकाने वाला लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका क्या सोच है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए कहानी YT।